नमस्कार। आजकल हर तरफ एक ही लहर की बात हो रही है। एक ऐसी लहर जो हमारे टीवी स्क्रीन से लेकर हमारे रोज की बातचीत तक में घुस चुकी है। तो सवाल सीधा सा है, भारत में कोरियन कल्चर की ये जो जबरदस्त पॉपुलैरिटी है, क्या वो बस एक गुजरता हुआ ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई पुराना कनेक्शन छिपा है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 370%। जी हां, भारत में सिर्फ एक साल के अंदर कोरियन ड्रामा देखने वालों की संख्या में इतनी बढ़ोतरी हुई है। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक कल्चरल एक्सप्लोजन है। और ये कहानी सिर्फ एक आंकड़े की नहीं है। 2020 से अब तक कोरियन कल्चर के साथ भारतीयों का जुड़ाव 70% तक बढ़ा है। और पता है, लगभग 1.5 करोड़ भारतीय फैंस हैं जो एक्टिवली कोरियन एंटरटेनमेंट को फॉलो कर रहे हैं। 1.5 करोड़, मतलब ये एक बहुत ही सीरियस और डेडिकेटेड ऑडियंस बेस है। तो सवाल ये है कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में आते कैसे हैं? इसके दो मेन गेटवे हैं, दो मुख्य दरवाजे, के ड्रामा और के पॉप। यहीं से ज्यादातर लोगों का हैल्यू यानी इस कोरियन वेव से पहला इंट्रोडक्शन होता है। और ये कहानी लगभग हर फैन की है। एक शो देखा या कोई एक एक्टर पसंद आ गया और बस फिर तो सिलसिला चल पड़ता है और लोग उस पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। ये एक क्लासिक गेटवे इफेक्ट है। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात देखने को मिलती है, भाषा की दीवार वो तो जैसे टूट ही चुकी है। पहले एक सोच थी कि अरे सबटाइटल कौन पढ़ेगा, और अब तो लोग न सिर्फ सबटाइटल पढ़ रहे हैं बल्कि ओप्पा, नूना और सारंगे जैसे शब्द तो हमारी आम बोलचाल का हिस्सा बन गए हैं। अच्छा, ड्रामा ने तो माहौल बना दिया, लेकिन इस लहर को तूफान बनाने का काम किया के पॉप ने। और ये चार्ट देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। भारत में के पॉप के फैंस में 88% महिलाएं हैं, और वो भी ज्यादातर 18 से 21 साल की यंग ऑडियंस। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। आपको क्या लगता है ये सब नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम से शुरू हुआ? बिल्कुल नहीं। भारत में इस लहर की जड़ें एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से शुरू होती हैं, और वो जगह है मणिपुर, वो भी 2000 के दशक की शुरुआत में। ये कहानी बहुत ही कमाल की है। हुआ ये कि मणिपुर में हिंदी फिल्मों पर एक बैन लग गया। अब एंटरटेनमेंट की उस खाली जगह को भरने के लिए लोकल केबल ऑपरेटर्स ने पायरेटेड कोरियन ड्रामा दिखाने शुरू कर दिए। तो जो चीज़ एक लोकल ज़रूरत से शुरू हुई, वो पहले सैटेलाइट टीवी के जरिए और फिर ओटीटी के आने के बाद पूरे देश में एक फिनोमिनन बन गई। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन चलिए अब टाइम में बहुत बहुत पीछे चलते हैं, एक ऐसे कनेक्शन की तरफ जो आज के ट्रेंड से कहीं ज़्यादा गहरा है। एक ऐसा कनेक्शन जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। सवाल सीधा है और शायद चौंकाने वाला भी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोरिया और हमारे अयोध्या के बीच कोई 2000 साल पुराना रिश्ता हो? सुनने में अजीब लगता है ना, पर इसका जवाब एक राजकुमारी की कहानी में छिपा है। राजकुमारी सूरी रत्ना। ये कहानी 13वीं सदी के कोरियन ग्रंथ समुगुक यूसा में मिलती है। ये बताती है कि कैसे अयोध्या की एक राजकुमारी 3 महीने की समुद्री यात्रा करके कोरिया पहुंची और वहां की महारानी बनी। और पता है, कोरिया में इस कहानी को बहुत गंभीरता से लिया जाता है। आज भी लाखों कोरियाई लोग खुद को उसी राजवंश का वंशज मानते हैं। और ये सिर्फ कोई लोक कथा नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी कोरिया यात्रा के दौरान इसका जिक्र किया था, और अयोध्या में बाकायदा उनकी याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया है। तो सोचिए, जिसे हम आज एक पॉप कल्चर ट्रेंड समझ रहे हैं, उसकी जड़ें शायद 2000 साल पुरानी हैं। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं, क्योंकि इस कल्चरल वेव के पीछे एक बहुत बड़ी इकोनॉमी और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी है। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। जरा ये रकम देखिए, $561 मिलियन। सिर्फ 2022 में साउथ कोरिया ने इतने के टीवी कंटेंट का एक्सपोर्ट किया। मतलब हैलू अब सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, बहुत सीरियस बिजनेस है। लेकिन इस सारी कामयाबी के बीच एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा भी है। देखिए, दुनिया भर में लगभग 37% लोग हैल्यू के बारे में कुछ नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन इंडिया में ये नंबर है 52.7%, मतलब आधे से भी ज्यादा। ये बहुत बड़ा फर्क है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? तो यही है इंडियन हैल्यू पैराडॉक्स। एक तरफ तो 370% की ग्रोथ और जबरदस्त दीवानगी है, और दूसरी तरफ आधे से ज्यादा लोग हैं जिन्हें किसी न किसी बात पर संदेह है। हो सकता है इसकी वजह ये हो कि कुछ लोगों को लगता है कि कहानियां बहुत ज्यादा एक जैसी होती हैं, या ये ब्यूटी के अनरियल स्टैंडर्ड्स को बढ़ावा देती है, या फिर शायद युवाओं पर इसके असर को लेकर कुछ चिंताएं हैं।
और अगर हम फ्यूचर की बात करें तो कहानी और भी ज्यादा अजीब होने वाली है। अब टेक्नोलॉजी इस पूरी लहर में एक बिल्कुल नया और शायद थोड़ा अजीब सा मोड़ ला रही है। अब हम एक वर्चुअल दुनिया में जा रहे हैं। मिलिए डिजिटल आइडल से। ये के-पॉप स्टार्स हैं, लेकिन ये असली इंसान नहीं है। इन्हें पूरी तरह से कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से बनाया गया है। अब जरा एक प्रोडक्शन कंपनी के नजरिए से सोचिए, ये तो एक परफेक्ट स्टार है ना, जो कभी थकता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, वो कभी किसी स्कैंडल में शामिल नहीं हो सकता। ये तो फैंस के लिए पर्सनलाइज गाने भी बना सकते हैं। और यहीं पर हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, ट्रेंड या कनेक्शन। सोचिए, अगर हमारा कनेक्शन एक ऐसे स्टार से है जो असल में मौजूद ही नहीं है, तो उस जुड़ाव को क्या कहेंगे? मनोरंजन का ये नया रूप हमारे रिश्तों की परिभाषा को कैसे बदलेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।